हेलो भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। और आइए आज अपने हिमालय को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हिमालय के 2 पार्ट आपको मिल चुके हैं और आज तीसरा पार्ट है। ऐसे ही छोटे छोटे पार्टों में आपकी जीएस को क्लियर करवा दिया जाएगा और आप लोग इस जीएस का नोट्स बना लेना, जिससे कि आपको अलग से फिर कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने हिमालय की। आपको पता ही है कि ये जो रेड कलर की जो दिख रही है, ये वाला काराकोरम श्रेणी है, ये वाली लद्दाख श्रेणी है, ये वाली जास्कर श्रेणी है और ये वाली कैलाश श्रेणी है। ये तीनों लद्दाख में हैं और ये ट्रांस हिमालय का भाग है। कैलाश श्रेणी तिब्बत में है, ये हम आपको बता चुके हैं। ये वाला जो हिमालय दिखाई दे रहा है, ये वाली जो श्रृंखला दिखाई दे रही है हिमालय की, इसको महान हिमालय या ग्रेट हिमालय कहते हैं। और जो बीच वाली टूटी टूटी श्रृंखला है, ये एक पहाड़ी, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, ये जो टूटी टूटी जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये मध्य हिमालय की हैं या लघु हिमालय की हैं। और जो दक्षिण में ये वाली जो श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये शिवालिक की है। और इसकी महत्वपूर्ण चोटियों की हमने बात भी कर ली थी। केटू कहाँ है और राकाकोसी कहाँ है, नंगा पर्वत कहाँ है और आपका नामचाबरवा कहाँ है, इन सब चोटियों की बात हम कर चुके हैं। कंचनजंगा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू और धौलागिरी, अन्नपूर्णा, बंदरपूंछ, कामेट, नंदा देवी, इन सब चोटियों की बात हम आपसे कर चुके हैं और इनकी विशेषताओं के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। और इसकी जो स्थिति जो म्यांमार में है, इसको अराकानियोमा, पाकिस्तान में हिमालय को सुलेमान और अफगानिस्तान में हिंदू कुश कहते हैं। इसकी जो हमने दूसरी श्रृंखला बताई थी यहाँ टूटी हुई, तो यहाँ पर जो मिजोरम है तो मिजो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उससे ऊपर मणिपुर है, मणि पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उससे ऊपर नागालैंड है तो नागा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उससे ऊपर यहाँ अरुणाचल है, जहाँ ये पटकाई बूम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आ जाइए, आज कुछ महत्वपूर्ण और जो शेष हैं, आज उन श्रृंखलाओं में उन पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो चोटियों की बात हो चुकी है और हमने बता दिया था कि जो ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय, इनमें सबसे ऊंचा है। उसके बाद बीच वाला है वो है, उसके बाद शिवालिक सबसे नीचा है। और इसके ऊपर कभी आपसे पूछ ले कि एक पर्वत श्रृंखला यहाँ मिलती है तिब्बत में, तो ये बता नहीं पाए, इसको लिख लेना। इसको कुनलुन कहते हैं, कुनलुन। ये कहाँ है? कुनलुन तिब्बत में है। तो ये ट्रांस हिमालय के ऊपर है। जो कुनलुन है ये ट्रांस हिमालय के ऊपर है तिब्बत में। ये भी हिमालय का भाग नहीं है। जब ट्रांस हिमालय ही हिमालय का भाग नहीं है, ये उससे भी ऊपर है। ठीक है, आज बात करेंगे हम इन श्रेणियों की। तो जो मध्य हिमालय है, ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है और ये टूटा हुआ है। यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, ऐसे इन पहाड़ियों में गैप हैं। तो जो सबसे पश्चिमी पहाड़ी है इसको पीर पंजाल कहते हैं। और बता दिया था ये कि J&K ये जम्मू कश्मीर में है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो इस वाली श्रेणी को कहेंगे धौलाधार, ये हिमाचल में है, ये हिमाचल में है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो ये मसूरी उत्तराखंड में है। इससे आगे बढ़ेंगे तो एक महाभारत श्रेणी है और ये नेपाल है, महाभारत श्रेणी नेपाल में है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो ये एक नाकतीवा श्रेणी है, ये भी कहाँ है? नेपाल में है। तो इनके आप क्रम भी याद रखेंगे, क्योंकि अब हो सकता है कि आपसे पश्चिम से पूर्व इनका क्रम ही पूछ ले कि कौन सी पहाड़ी कहाँ है। हो सकता है पूछ ले कि धौलाधार श्रेणी किन श्रृंखलाओं के बीच में है, तो पीर पंजाल और मसूरी के बीच में है। सवाल ये भी बन सकता है। तो आप इनका क्रम भी याद रखेंगे कि कौन सी श्रेणी कहाँ पर है। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये अरुणाचल में भी छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में टूटा हुआ है। ये अरुणाचल में भी छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में टूटा हुआ है। तो सबसे पश्चिमी जो पहाड़ी है अरुणाचल की, इसको कहते हैं डफला। इससे आगे बढ़ेंगे इसको मिरी, इससे आगे बढ़ेंगे अबोर और इससे आगे बढ़ेंगे मिसमी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं ये चारों पहाड़ियाँ। और इनका क्रम, आपको क्रम भी लिखना है। ये आप वीडियो को पुश करके और लिखेंगे ये
कि पश्चिम से पूर्व की तरफ तो डफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, या पूर्व से पश्चिम की तरफ मिस्मी, अबोर, मिरी, डफला, ये चारों अरुणाचल में हैं। कहाँ हैं? अरुणाचल। और ये एक बार नहीं, ये बहुत बार पूछी गई हैं। इनकी मुख्य विशेषता ये है कि इन पहाड़ियों पर चारों पर जनजातियां रहती हैं। इन चारों पहाड़ियों पर जनजातियां रहती हैं और इन पहाड़ियों के नाम जनजातियों के नाम पर ही रखे गए हैं। जैसे डफला, तो डफला जो पर्वत श्रृंखला है, छोटी सी पहाड़ी है, इस पर डफला जनजाति रहती है। इससे आगे है मिरी, तो जो मिरी पहाड़ी है इस पर मिरी जनजाति रहती है। इससे आगे है अबोर, अबोर पर अबोर जनजाति रहती है। इससे आगे है मिस्मी, मिस्मी पर मिस्मी जनजाति रहती है। तो ये चारों पहाड़ियाँ अपनी इस जनजातीय जनसंख्या के लिए भी फेमस हैं। इन चारों पहाड़ियों का नाम इन चारों जनजातियों के नाम पर ही रखा गया है। और ये पहाड़ी हिमालय की कौन सी श्रृंखला की हैं? मध्य हिमालय श्रृंखला की। कौन सी श्रृंखला की? मध्य हिमालय श्रृंखला की। ये मध्य वाला हिमालय है, ये बाह्य हिमालय है, नहीं सॉरी, ये आंतरिक हिमालय और ये बाह्य हिमालय है, सबसे बाहरी तरफ, या इसको शिवालिक कहते हैं, इसको मध्य कहते हैं और इसको महान हिमालय या ग्रेट हिमालय कहते हैं। तो ये मध्य हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। तो आपको एक बात और इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही होगी कि जो महान हिमालय है वो एक पूरी श्रृंखला के रूप में है और जो शिवालिक है, शिवालिक भी एक पूरी श्रृंखला के रूप में है, लेकिन मध्य हिमालय एक पूरी श्रृंखला के रूप में नहीं है। ये कटा फटा है, ये कहीं पर इसमें गैप है, ये छोटे छोटे गैप हैं और ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ है। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं। ये आपको पता ही है कि नामचा बरवा चोटी के बाद ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, इधर नंगा पर्वत के बाद ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। पश्चिम में हिमालय चौड़ा है, पूर्व में हिमालय सकरा होता गया है। पश्चिम में इसकी ऊंचाई कम है और पूर्व में पश्चिम में इसकी ऊंचाई कम है और पूर्व की तरफ बढ़ते बढ़ते इसकी ऊंचाई बढ़ती गई है। और इसका जो आकार है हिमालय का, देखो आप आकार देख रहे हैं ऐसे, तो इसका आकार कभी पूछ ले आपसे कि हिमालय का आकार कैसा है, तो इसका आकार है धनुषाकार। आकार कैसा है हिमालय का? धनुषाकार। धनुष के आकार का है हिमालय, धनुष के आकार का दिखाई दे रहा है। तो एक ये भी इसकी विशेषता है। एक और बात करते हैं, जो ग्रेट हिमालय है, ये वाली जो श्रृंखला है, इस पर जो चोटियां हैं ज़्यादातर, ये विशेषताएं आप लिखते चलेंगे, क्योंकि ये विशेषताएं सामान्यतः आपको छोटी छोटी किताबों में नहीं मिलने वाली हैं। तो आप बात कर रहे थे इसकी, तो इसकी जो चोटियां हैं, इस पर जो चोटियां हैं महान हिमालय पर, ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। कारण ये है इनके ढकने का, क्योंकि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं पृथ्वी तल से, मान लो ये कि पृथ्वी है, ये तल है पृथ्वी का, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, वायुमंडल में जमीन से ऊपर उठते जाएंगे, तो वैसे ही तापमान कम होता जाएगा। और जैसे तापमान कम होगा तो एक समय ये आएगा कि तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 0 डिग्री के समथिंग पहुंच जाएगा। और जब 0 डिग्री पहुंच जाता है तो फिर पानी वहाँ बर्फ़ बन जाता है। तो आप समाचारों में भी सुनते हैं अक्सर कि आज हिमालय पर बर्फ़बारी हुई, जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी हुई। क्या कभी कहते सुना है कि उत्तर प्रदेश में बर्फ़बारी हुई? क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सी लेवल है, जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है, वो कम है, इसलिए यहाँ पर तापमान एक औसतन रहता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर जाएंगे तो हमें ठंड महसूस होने लगेगी। आप जून के महीने में कभी भी मौका मिले तो आप जाइए, शिमला जाइए हिमाचल में, या जम्मू कश्मीर जाइए, आपको रात के समय आपको रजाई या कंबल ओढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ठंड है इतनी, क्योंकि वो ऊंचाई पर है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा।
और जब हम हिमालय पर पहुंचते हैं इनकी चोटियों पर तो तापमान इतना कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। यही कारण है कि ग्रेट हिमालय की जो चोटियां हैं, ग्रेट हिमालय पर जो चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी रहती हैं। और इन हिमालय की इन चोटियां जो बर्फ से ढकी रहती हैं और यही बर्फ पिघल कर फिर गर्मियों के समय में धीमे धीमे अपनी नदियों में आती है। इसीलिए जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो सदा नीरा हैं। आप पाएंगे दक्षिण भारत में, जब दक्षिण भारत में जाएंगे तो बरसात के मौसम में ही ज़्यादातर नदियां वहाँ बहती हैं, और जैसे ही बरसात का मौसम समाप्त हुआ और तो नदियों में पानी कम होने लगता है और अक्सर नदियां सूख जाती हैं। ज़्यादातर सभी नदियां दक्षिण भारत की सूख जाती हैं और हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्ष भर उनमें पानी रहता है, इसीलिए उनको सदा नीरा कहते हैं। वर्ष भर पानी रहता है। अब कभी भी आपसे पूछ ले कि आप हिमालय का महत्व बताइए, हिमालय का महत्व क्या है, तो सबसे पहला महत्व यही है कि हिमालय की जो चोटियां हैं वर्ष भर पानी से ढकी रहती हैं, बर्फ़ से ढकी रहती हैं, जो गर्मियों के समय में मानसून आने से पहले उत्तर भारत में पिघलता है और उत्तर भारत की नदियों में ये पानी बहकर आता है, जिससे कि उत्तर भारत की नदियां सदा नीरा रहती हैं। और जब नदियों में पानी रहेगा तो उससे क्या होगा, खेतों में सिंचाई अच्छी होगी, और खेतों में सिंचाई अच्छी होगी तो आप जानते ही हैं कि आपकी फसल अच्छी होंगी, और जब फसल अच्छी होंगी तो पैदावार अच्छी होगी, और पैदावार अच्छी होगी तो जो मोदी जी कहते हैं कि हमको आय दुगनी करनी है किसानों की, पर पता नहीं कब करेंगे, तो किसानों की आय भी उससे बढ़ेगी। वो एक कॉमन सेंस है ये कि जब नदियों में पानी रहेगा तो वहाँ का जो क्षेत्र है नदियों के आसपास का, उसको पीने के लिए मीठा पानी उपलब्ध होगा। दूसरी बात, जो जंगली जानवर हैं उनको पानी उपलब्ध रहेगा पीने के लिए, उनको गर्मी के मौसम में इधर उधर ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, जो खेत हैं, जो नदियों के किनारे पर खेत हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, छोटे छोटे इंजन लगाते हैं, एक पहिए का इंजन रहता है जिससे कि पानी ढेर सारा जाता है और उनकी सिंचाई अच्छी होती है। और वहाँ पानी का आप स्तर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है, बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है। लेकिन कहीं कहीं जल का स्तर इतना नीचे चला गया है कि 200-200 फीट, 250-250 फीट किसानों को अंदर से पानी निकालना पड़ रहा है समरों के माध्यम से, लेकिन उनमें भी पानी कम होता जा रहा है दिन रोज़। पता नहीं एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है कि ज़मीन के नीचे से ही पानी समाप्त हो जाए, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि वो समय कौन सा होगा। आइए हम अपनी बातचीत करते हैं। हिमालय के महत्व की बात कर रहे थे, तो हिमालय के महत्व में एक तो नदियों को वर्ष भर पानी उपलब्ध कराता है बहने के लिए। दूसरा, जो ठंड भारत में होनी चाहिए, ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि साइबेरिया से जो हवा आती हैं, रूस का एक साइबेरिया क्षेत्र है, तो ठंड के मौसम में ज़्यादातर हमारे यहाँ जो हवा आएंगी वो रूस के साइबेरिया क्षेत्र से आती हैं, और रूस का साइबेरिया क्षेत्र हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, तो वहाँ से निकलती हैं बहुत ज़्यादा ठंडी शीतलहर, और हिमालय इन शीतलहरों को उधर ही रोक देता है और उनका प्रभाव तिब्बत में ही रह जाता है, तो भारत में उनका प्रभाव नहीं आ पाता। इसलिए ठंड के मौसम में जितनी ठंड होनी चाहिए भारत में उतनी ठंड नहीं हो पाती। यही कारण है कि भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है। एक और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो और महत्वपूर्ण एक फ़ायदा है कि हमारा जो पड़ोसी देश है वो चीन है, और चीन से कभी भी भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं आज़ादी के बाद। तो हिमालय ऐसे खड़ा हुआ है एक दीवार की तरह, तो चीन कभी भी हमला नहीं कर सकता है भारत में। बेसिकली दो जगह खुली हुई हैं बस, एक ये हल्की सी और एक अरुणाचल में। कभी भी हमला होता है तो यहीं से होता है। कभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड से हमला नहीं होता, हिमाचल से हमला नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हिमालय खड़ा हुआ है। सिक्किम से हमला नहीं होता, तो यही दो जगह हैं ज़्यादातर, यहीं पर हमला होता है। तो सेनाओं में कभी भी आप समाचारों में देखते हैं कि भारत का चीन से युद्ध हो गया, तो या तो अरुणाचल में होता है या फिर वो LAC पर। ये वाली जो रेखा है, ये बताया था ये अक्साई चीन है, ये LAC वाली रेखा है। तो ये हिमालय का महत्व है। और हिमालय में बहुत सी औषधीय जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो उससे क्या है कि औषधीय जड़ी बूटियाँ मिलती हैं तो इससे हमारे आयुर्वेद है उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक जैव विविधता प्रदान क्षेत्र है ये, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के लिए भी फेमस है। यहाँ पर बहुत तरह की वनस्पति मिलती हैं, और आपके जो बहुत तरह के जीव जंतु हैं जंगली,
वो मिलते हैं। जैसे सावर हिरन है, जम्मू कश्मीर में मिलता है, एक अच्छी प्रजाति माना जाता है सावर हिरन। और ध्रुवीय भालू भी मिलते हैं यहाँ कभी कभी। बर्फीला इलाका है बेसिकली, ऊपर बर्फ से ढका रहता है पूरा। तो ये हिमालय का महत्व है। आइए आगे बात करते हैं। तो आपको ये तो ही पता ही है कि ये वाली श्रेणी कौन सी है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, ये वाली धौलाधार हिमाचल में, ये वाली मसूरी उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में, और नागतीवा नेपाल में, और डफला मिरी अबोर मिसमी, ये चारों का क्रम आप ध्यान रखेंगे। ये चारों कहाँ हैं? अरुणाचल में है। और हिमालय का जो आकार है वो धनुषाकार है। हम इसकी जो लंबाई है वो बता ही चुके हैं, यहाँ से और यहाँ तक कितनी है, 2500 किमी है, 2500 किमी है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किमी है लगभग। ये सब हम पिछले पार्ट में आपको इसके में बता चुके हैं। अब आइए और कुछ बात कर लेते हैं बेसिक सी, कि ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये मैंने बता दिया, ये लेह है। लेह लद्दाख की जो राजधानी है लेह है। तो कहाँ स्थित है ये है तुम्हारा लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में। इससे आगे बढ़ेंगे, ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है यही वाला है कारगिल, यही वाला है कारगिल। जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो यही वाला है, क्योंकि जो POK है वो इतना है, और कहो तो इतना है। ये वाला POK है, पाक अधिकृत कश्मीर जिसे कहते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। तो आपको आज कारगिल भी पता चला कहाँ है, लेह भी पता चला कहाँ है। कारगिल से लेह और ऊपर है। आइए इनकी बात कर लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको धौलाधार श्रेणी के नीचे, तो ये वाली है शिमला, हिमाचल की राजधानी शिमला है ये। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है पॉइंट, ये पीर पंजाल श्रेणी के बगल में, ये है जम्मू, जो जम्मू शहर है। और इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ ही है वैष्णो देवी का मंदिर। यही वैष्णो माता का मंदिर है। जम्मू से 50 किमी पर कटरा है, और कटरा से ही वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू हो जाती है। और अब तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं कर दी गई हैं कि अब तो एक मिनी बैटरी कार भी चल गई है वहाँ। बैटरी जो रिक्शा होता है एक तरह से, उससे भी ले जाया जाता है। और एक तारों पर जो एक छोटा छोटा डिब्बा सा चलता है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन बोल सकते हैं आप उसे, लटकने वाली जो होती हैं, वो चल गई हैं। और आपका हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, आप हेलीकॉप्टर से भी कटरा से वैष्णो देवी तक जा सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम जो हिमालय है, इस हिमालय में जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तराखंड में कुछ पर्यटन स्थल हैं जहां लोग घूमने जाते हैं, जहां लोग घूमने जाते हैं। देखो पर्यटन स्थलों को सरकार क्यों बढ़ावा देती है? पर्यटन स्थल से बहुत ढेर सारी सुविधाएं हैं। एक तो जब विदेशी आएंगे भारत में तो विदेशी मुद्रा लेके आएंगे, विदेशी मुद्रा लाएंगे तो भारत में जब आएंगे अपनी मुद्रा लेकर, तो भारत उनको एक्सचेंज करेगा अपने रुपए से, उनकी मुद्रा रख लेगा और उनको भारतीय रुपए दे देगा। तो एक तो विदेश जब वो खर्च करेंगे हमारे यहाँ, जब वापस जाएंगे तो पैसा खर्च ही करके जाएंगे। तो एक तो भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, इससे विदेशी मुद्रा बढ़ती है। जब भी पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जितने ज़्यादा विदेशी आएंगे उतना ही विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा भारत में। दूसरा, जहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसलिए सरकार बढ़ावा देती है। अब रोजगार कैसे मिलेगा? सामान्य सी बात है कि कहीं हॉस्पिटल नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं छोटा सा, कहीं हॉस्पिटल नहीं है और एक हॉस्पिटल बनाया गया। तो जब एक हॉस्पिटल बनेगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ही समय में एक चाय की दुकान खुल जाएगी, एक व्यक्ति को रोजगार मिल गया। अब उसकी जो जीविका है इस हॉस्पिटल पर आश्रित है, क्योंकि उस चाय की दुकान वहीं चल रही है। फिर कुछ समय में देखेंगे आप 1 से 2 दिनों में ही वहाँ एक फल की दुकान खुल जाएगी, एक जूस वाले की दुकान खुल जाएगी। ऐसे ही धीमे धीमे एक दिन वहाँ पूड़ी कचौड़ी के नाश्ते वाले की दुकान खुल जाएगी। तो ये क्या है? यही है क्षेत्रीय लोगों का रोजगार। ऐसे ही क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलता है। हॉस्पिटल खुलेगा, हॉस्पिटल बनेगा, उसके लिए जो मजदूर होंगे तो वो क्षेत्र से ही आएंगे, उसी से। अभी मानो कि मथुरा में या आगरा में या दिल्ली में कहीं हॉस्पिटल बने तो कलकत्ता से तो मजदूर आएंगे नहीं, जो ईंट डालने वाले हैं, जो सीमेंट डालने वाले हैं, वो वहीं क्षेत्र से लिए जाएंगे, तो उनको रोजगार मिलेगा, उससे उनकी आय बढ़ेगी। और आय बढ़ेगी तो उनकी जो परिवार की स्थिति है उसमें सुधार होगा। जब व्यक्ति को काम मिलता है करने के लिए
तो वो पैसा कमाता है और हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। तो इसीलिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। और अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं उनकी, क्योंकि यहाँ ये पूछे भी जाते हैं पेपरों में और बहुत बार पूछे भी गए हैं, और यहाँ लोग विदेशी घूमने भी आते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। तो आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जो जम्मू कश्मीर है उसमें एक गुलमर्ग और सोनमर्ग, अब ये कोई स्थान नहीं है, बेसिकली ये है घास के मैदान। ये क्या है? घास के मैदान। और ये मैदान घास के हैं। ये घास इतनी सॉफ्ट है, इतनी मुलायम है, जैसे मानो कि आप किसी स्पंज के गद्दे पर सो रहे हो या लेट रहे हो, आराम कर रहे हो। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा लगता है इस पर लेटना। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग घास कहाँ मिलती है, घास के मैदान कहाँ मिलते हैं आपको? जम्मू कश्मीर में। आप पाएंगे कि ऊंचाई के साथ, मैंने बताया था अभी तापमान में कमी होती है, तो जब जैसे जैसे तापमान में कमी होती जाती है, तो जब तापमान में कमी होगी तो ठंड बढ़ेगी, और जब ठंड बढ़ेगी तो कौन सी स्थिति आएगी उष्ण के बाद? शीतोष्ण। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। कैसे हैं? शीतोष्ण। ये बहुत बार पूछे गए हैं ये सवाल। बाद बाकी तो आप जानते ही हैं कि एक तो वैष्णो देवी है घूमने के लिए, वहाँ तीर्थ स्थल, एक कश्मीर की घाटी भी है, ये फेमस हैं। यदि आप लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, जम्मू कश्मीर में कहीं कश्मीर की घाटी, कॉमा लगा के कश्मीर की घाटी भी लिख लो। और एक बुलर झील है, श्रीनगर के पास ही है बुलर झील है, तो बुलर झील भी फेमस है। अब एक बात सुन लीजिए आप, जैसे मैं एक आपको बता रहा हूँ, जैसे एक ये पहाड़ है, ठीक है, एक ये पहाड़ है, तो ये वाला जो स्थान दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, इसी को कहते हैं हम घाटी। इसको कहते हैं हम घाटी। इसी को हम, ऐसे होता है जब पहाड़ों में, ये पहाड़ हैं दो, और ये जो दिखाई दे रही है, जैसे इधर से गए तो ये ऊंचाई पर चढ़ेंगे हम पहाड़ पर, फिर नीचे उतरेंगे, फिर ऊंचाई पर चढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं हम घाटी। और इसका आकार है ऐसा, तो इसको कहेंगे हम वी आकार की घाटी। ज़्यादातर घाटियाँ मिलेंगी आपको वो वी आकार की घाटियाँ होंगी, ठीक है। एक नाम सुना होगा गॉर्ज। तो गॉर्ज क्या होता है? ये तो है घाटी, एक होता है गॉर्ज। गॉर्ज कैसी संरचना है? अब मान लो कि कोई ये पहाड़ है, अभी पहाड़ बना है, ठीक है, पहाड़ है, लेकिन एक नदी बह रही है पहले से ही, तो जब ये पहाड़ का निर्माण हुआ होगा तो धीमे धीमे होता है निर्माण, तो बेसिकली ये पहाड़ इस नदी के साथ ऐसे कट गया होगा, क्योंकि नदी इसको काटती जाएगी और इसके मलबे को बहती जाएगी, तो इसकी जो संरचना है वो हो जाएगी ऐसी, और यहाँ से क्या है? नदी का पानी आ रहा है। तो जब ऐसी संरचना बन जाती है तो इसको कहते हैं हम गॉर्ज। और ये बेसिकली ये बहुत गड्ढे में होता है, नीचे होता है, तो ये गॉर्ज कहलाता है। जब नदी ऐसे पहाड़ों को काट देती है और एक गहरे गड्ढे का निर्माण करती है तो वो गॉर्ज कहलाता है। और घाटियाँ तो आप जानते ही हैं, दो पहाड़ियों के बीच का स्थान होता है, उसको हम घाटी कहते हैं। तो इसके लिए एक तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर की घाटी है, घूमने लायक है, और गुलमर्ग के शीतोष्ण घास के मैदान हैं, शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। आइए आप बात कर लेते हैं हिमाचल की। तो हिमाचल में जो घूमने लायक जो जगह है, पर्यटन स्थल हैं, तो एक तो डलहौजी, बहुत बार पूछा है पेपरों में। डलहौजी कहाँ है? हिमाचल में। शिमला हिमाचल की राजधानी ही है। मनाली, धर्मशाला, कुल्लू मनाली जिसे कहते हैं आप, कुल्लू मनाली कहाँ है? हिमाचल में। तो ये जगह कहाँ है? हिमाचल में है घूमने वाली। तो डलहौजी, शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, ये सब कहाँ है? हिमाचल में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल,
पिंडसर, दून घाटी, द्वार घाटी, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। जैसे दून घाटी कौन सी है? दून घाटी में आप नाम लिख लेना, एग्जाम्पल में लिख लेना देहरादून, देहरादून। और द्वार घाटी में नाम लिख लेना एक हरिद्वार, हरिद्वार। तो इसके ये एग्जाम्पल हैं। दून घाटी कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में। कौन सी है? एक एग्जाम्पल दे देंगे आप, देहरादून। द्वार घाटी कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में। एक एग्जाम्पल दे देंगे, हरिद्वार। एक शब्द और मिलेगा आपको, बुग्याल और पयाल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द हैं, क्योंकि ये भी क्या हैं? घास के मैदान, घास के मैदान। क्योंकि ये ऊंचाई पर हैं, वही ठंड में हैं, पहाड़ों पर ऊंचाई पर हैं, तो ये भी शीतोष्ण हैं, ये भी शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ये भी सवाल बहुत बार आया है कि बुग्याल और पयाल के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। और ये पिंडसर भी पूछ लिया है कई बार, क्योंकि ये रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, ये तो सामान्यतः जब बच्चा मूवी भी देखता है तो ये मूवियों में भी दिखाए जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर ये याद रहते हैं। लेकिन ये पिंडसर वाला याद नहीं रहता। ऐसे जैसे इसमें धर्मशाला जानते हैं आप, शिमला जानते हैं, कुल्लू मनाली भी ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन ये डलहौजी वाला बहुत कम लोगों को पता रहता है। तो एग्जामिनर भी ऐसे सवाल डालता है कि जो कंफ्यूज कर दे आपको, ठीक है। तो उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर, दून घाटी, देहरादून जैसे, द्वार घाटी, हरिद्वार जैसे, बुग्याल पयाल जैसे घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो ये जो हैं ये सब एक पर्यटन स्थल हैं और ये हिमालय के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। और मैंने कुछ एक लिस्ट सी बना दी है और इस लिस्ट को आप कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लिस्ट है। ये हैं कुछ घाटियों के नाम और ये हैं राज्य। कौन सी घाटी कौन से राज्य में मिलती है, ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे एक सवाल बनता है मरखा घाटी, मरखा घाटी किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। जुकू घाटी, जुकू घाटी किस राज्य में है? नागालैंड में। सांगला घाटी हिमाचल में, यूथांग घाटी सिक्किम में, नेलांग घाटी उत्तराखंड में। एक बार मैं इनको फिर से रिकॉल कर देता हूँ। मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल, यूथांग घाटी सिक्किम, नेलांग घाटी उत्तराखंड। तो ये घाटियाँ भी आपको याद रखनी है, ये तीर्थ स्थल भी याद रखने हैं। और आपका जो वनडे एग्जाम है, हम वनडे एग्जाम की दृष्टि से आपको पढ़ा रहे हैं। वनडे एग्जाम का मतलब होता है जितनी भी परीक्षाएं एक दिन में हो जाती हैं, जैसे पुलिस की परीक्षा एक दिन में हो जाती है, एसएससी की परीक्षाएं एक दिन में हो जाती हैं। तो हम फैक्चुअल पोर्शन को उस तरह से कवर कर रहे हैं जिससे कि आपका कोई भी सवाल बाहर न जाए। और इन सबको आप, जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है और जो मैंने बोल दिया है, आप अपने नोट्स में उसको वीडियो को पुश करके ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि एक बार नोट्स अच्छे से बन जाएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और यदि आपको क्लास एक बेहतर कंटेंट के साथ मिल रही हो तो आप क्लास को शेयर करें और अपने जो बहन भाई हैं, दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्लास को उन तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी से भी बोलें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।